नहीं दिखा सकोगे। अपने गुरु के शौ के सामने स्वयं बैठ करके स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित कर लेना, ये कौन से धार्मिक मापदंड थे? हम लोग भी रख कर बैठ के जाते हैं जहाँ प्रशासन को कोई करने की नहीं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई नहीं गया है। नमस्कार, बज गए हैं शाम के 6। आप देख रहे हैं न्यूज रूम से सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवार। और उत्तर प्रदेश की जमीन में प्रयागराज में माघ मेले में जो धर्म, आस्था, तपस्या, साधना की भूमि है, माघ मेले की वजह से वहां पर शंकराचार्य विवाद में आज कालनेमी की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी शब्द का जिक्र क्यों किया आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में माघ मेले में धर्म, साधना और तपस्या से ऊपर व्यक्ति विशेष और सरकार और शंकराचार्य का अहंकार हो गया है? क्या ये ईगो की लड़ाई अब इतनी बड़ी हो गई है कि इसमें एक तरफ सरकार ने फिर से नोटिस देकर ये पूछ लिया है मेला प्राधिकरण ने कि क्यों ना जो व्यवस्थाओं में आपने उस समय दिक्कत पैदा की उसके आधार पर आपकी संस्था को मिलने वाली सुविधाओं को रद्द कर दिया जाए, क्यों ना आपको बैन कर दिया जाए। और इन सब के बीच शंकराचार्य अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार उनसे आकर बातचीत करे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही इस वक्त अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो 2027 के लिए बड़े संकेत अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए और जरा सोचिए कि सियासत कैसे अपने रंग बदलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गौ सेवा वाली तस्वीर जो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय भी गौ सेवा कर रहे हैं। यहाँ साथ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर भी मौजूद है। अब जरा ये बयान सुनिए। यूपी के दो नेता बोल रहे हैं, दोनों सनातन पर बोल रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति और भारत के प्रति हमारा समर्पण का भाव बना रहना चाहिए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। कम से कम तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि न केवल गौ सेवा में बल्कि सनातन की सेवा में भी अब योगी को चुनौती मिल रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपी की सियासत इस समय शंकराचार्य, गौ रक्षा और सनातन के इर्द गिर्द घूम रही है? ये बयान सुनिए, कैसे समाजवादी पार्टी ने जोर देकर सनातन का जिक्र किया और कैसे योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी की एंट्री करा दी। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। अगर कोई राष्ट्र के स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें
खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच ठनी हुई है, लेकिन बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसा कहने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि देखिए अभी उनका ट्वीट आ गया फॉरेन एक्स पर, उन्होंने पोस्ट किया है कि सरकार सनातन का अपमान कर रही है और अधर्मी है भाजपाई। आज शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हर व्यक्ति इससे दुखी है। उनके साथ साथ सनातन के अपमान के लिए भावनाएं भी बुरी तरह आहत हुई हैं। भाजपाइयों का सनातन के समापन का सपना कभी पूरा नहीं होगा, तो सनातन के समापन जैसी शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। अपने लंबा चौड़ा पोस्ट है, आगे लिख रहे हैं कि चाहे प्रयागराज में साधु संतों और महात्माओं के अपमान का मामला हो या काशी में पूज्य अहिल्या देवी होलकर जी की धरोहर के अपमानजनक ध्वस्तीकरण का, ये सब सनातनी परंपरा को खत्म करने की भाजपाई संगी साथियों की गहरी साजिश है। लेकिन जनता जाग रही है, बीजेपी के विरोध में बोल रही है, इसलिए छल का बल अमर नहीं होता है। अब देखिए ये वही अखिलेश यादव है जिनकी सरकार में 2015 में भी कैसे लाठियां बरसाई गई थी, खुद शंकराचार्य ने उसका जिक्र किया। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि अखिलेश यादव ने उनसे बाद में माफी मांगी थी, लेकिन आज वही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये देखते हुए कि किस तरह से राजनीति का मिजाज बदल गया है, चुनावी जमीन बदल गई है, तो आज वही सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाते हुए पीडीए के साथ साथ हिंदुओं को जोड़ने के लिए, ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, चाहे शंकराचार्य का मसला हो, चाहे मणिकर्णिका घाट में देवी अहिल्याबाई होलकर का जब वो जिक्र कर रहे हैं कि उनकी मूर्ति तोड़ी गई, तो इन सब विषयों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन देखिए अखिलेश यादव जिस अंदाज में भी राजनीति कर रहे हैं, क्या वो मायावती का फॉर्मूला दोहरा रहे हैं, ये एक सवाल है। लेकिन इन सबके बीच देखिए संत समाज से, अलग अलग वर्गों से प्रभावशाली लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। स्वामी रामदेव ने भी इस पर रिएक्शन दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इसे अहंकार की लड़ाई बना दिया गया है। कैसे अहंकार की लड़ाई बना दिया गया है, उससे बचना चाहिए और तीर्थ क्षेत्र में व्यक्तिगत अहंकार के मुद्दे की जगह नहीं होनी चाहिए। तीर्थ किसी की प्रतिष्ठा का, किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान का विषय नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, आपको आइए सुनवाते हैं। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का, प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ तीर्थराज में हैं, माँ गंगा यमुना सरस्वती की शरणागति में हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई वैयक्तिक अहंकार के मुद्दे नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने योगियों को, अपने ही महात्माओं को ऐसे अभद्र भाषावली का प्रयोग करना, ये किसी भी शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है, किसी साधु को भी शोभा नहीं देता। किसी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक मैं मानता हूँ। हर आदमी को अपनी मर्यादा, अपनी गौरव गरिमा को खुद ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो निराभिमानिता ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जिसका अभिमान नहीं गया वो साधु तो नहीं हो सकता। तो अभिमान का ना होना ये आध्यात्म की पहली सीढ़ी है, इस बात का जिक्र स्वामी रामदेव कर रहे हैं। और आपको याद होगा इससे पहले जब यूपीए सरकार थी, उस दौरान जब विरोध प्रदर्शन, खुद अनशन पर स्वामी रामदेव बैठे थे और जब वहां से निकले थे, उसके बाद यूपीए सरकार को सत्ता से हटाकर मानेंगे, ये प्रण भी उन्होंने लिया था। तो साधु संतों के लिए अपमान का विषय अलग अलग दौर में राजनीति के साथ कैसे रहा है, ये पहले भी होता आया है, आज भी हो रहा है। आज शंकराचार्य सरकार के सामने आपको टकराव की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या ये अभिमान का मुद्दा, ईगो का मुद्दा, अहंकार का मुद्दा इस कदर बढ़ चुका है जिसने एक ऐसा रूप ले लिया है कि जो आने वाले दिनों में भी शांत होता हुआ आसानी से नहीं दिखेगा। अब देखिए जो अगला नोटिस आया है 18 जनवरी की तारीख है और इसमें मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से ये पूछा है कि क्यों ना हमेशा के लिए आपको मेला क्षेत्र से बैन कर दिया जाए। पालकी पर सवार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद
इस तस्वीर को दिखाने का हमारा खास मकसद है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में दूसरा नोटिस मिला है और इस नोटिस में इस पालकी का भी जिक्र है। इस नोटिस में लिखा है कि 18 जनवरी 2026 को आप यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर पांटोन पुल नंबर 2 पर लगे बैरियर को तोड़ते हुए बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बग्घी पर सवार होकर भीड़ के साथ जाया जा रहा था, जबकि मेला पुलिस और प्रशासन द्वारा संगम क्षेत्र में किसी प्रकार के वाहन न ले जाने की उद्घोषणा बार बार की जा रही थी। इसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से लिखा गया है कि महोदय, बग्घी एक ऐसी गाड़ी को कहते हैं जो कम से कम 2 घोड़ों द्वारा खींची जाती है, ताकि उसमें लगभग 3 से 4 फुट व्यास वाले 4 पहिए लगे होते हैं। महाराज श्री के किसी भी आश्रम में न तो कोई बग्घी है और न कभी थी। जवाब में लिखा गया है कि पालकी में 6 इंच के व्यास वाले स्टील के पहिए लगे हैं, जिसकी सहायता से कभी कभी भक्त उसे धकेल कर आगे बढ़ाते हैं। उसमें घोड़े और मोटर का कोई प्रावधान नहीं है। तो मेला प्रशासन ने जिसे बग्घी बताया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उसे पालकी बता रहे हैं। देखने में बात सही भी लग रही है। पालकी में छोटे पहिए हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायी उसे धकेल रहे हैं। लेकिन मेला प्रशासन ने अपने दूसरे नोटिस में एक और बात कही जो बड़ी है। मेला प्रशासन ने कहा कि आपके इस कृत्य से मौनी अमावस्या पर माघ मेला की व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई और स्नान के लिए आ रहे लाखों लोगों को सुरक्षित स्नान कराकर उन्हें वापस भेजने में मेला में आए जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। आपको सूचित किया जाता है कि कृपया 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट करें कि आपके इस कृत्य के कारण आपकी संस्था को दी जा रही भूमि और सुविधाओं को निरस्त कर आपको सदैव के लिए मेले में प्रवेश से प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। जी, आज आप बाहर निकले हैं, वो गौरक्षा वाली बात आपने पहले भी बताई थी, इसके तहत संवाद आप कर रहे हैं। ये जो विरोध है, इसका अंत कहाँ देखते हैं आप? सबकी यही जिज्ञासा है। बात यह है कि गौ माता की रक्षा के लिए जो एक प्रेरणा यात्रा हम यहाँ के माघ मेला शिविरों में कर रहे हैं, 5000 शिविरों में जा करके, ये तो मौनी अमावस्या के पहले से ही हमने शुरू किया हुआ है। उसको प्रतिदिन 10 बजे से 2 बजे तक हम करते ही हैं, आज भी कर रहे हैं। और जहाँ तक इस जो मामला इस समय प्रशासन ने बनाया, अपमान किया सनातनियों का, उसके समाधान के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि सम्मान की जो हानि उन्होंने की है, उस सम्मान को फिर से रिस्टोर कर दें, उस सम्मान को रिस्टोर कर दें, बात खत्म हो जाएगी। सम्मान रिस्टोर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो नोटिस पर नोटिस देखने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, नोटिस पर नोटिस देने का मतलब है कि सम्मान को अभी और असम्मान, अभी माने अभी अपमान करके उनका मन भरा नहीं है, और ज़्यादा अपमान, एक एक कदम और अपमान करते चले जा रहे हैं। तो अभी तो अपमान की ही श्रृंखला चल रही है, अभी कहाँ सम्मान को रिस्टोर की बात कहाँ आ रही है। दूसरा नोटिस जो कि बैक डेट में है, उसमें लिखा गया है कि क्यों ना आपका जो आपको साधन दिए गए हैं वापस ले लिया जाए, मेला क्षेत्र में एंट्री पर रोक लग जाए। भाई आप वापस ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना होगा कि आपने क्यों दिया। क्या उस समय आपकी अकल चली गई थी घास चरने के लिए? उस समय आपने गलत निर्णय ले लिया या अब गलत निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि अगर आपने दिया है और आप उसको बिना माघ मेला पूरा हुए वापस लेना चाहते हैं, इसका मतलब एक निर्णय आपका गलत है, या तो देने का निर्णय गलत है या तो लेने का निर्णय गलत है। तो आपको बताना होगा कि आप गलत निर्णय क्यों लेते हैं। इतने बड़े प्रशासन होकर के आपने गलत निर्णय क्यों लिया। 23 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए माघ मेले में पहुंचते हैं, लेकिन स्नान से जुड़ा शंकराचार्य का मुद्दा आगे की ओर बढ़ेगा। बसंत पंचमी के दिन क्या होगा, कम से कम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास तो इसका जवाब नहीं है। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालुओं में यही इच्छा जानने की है कि क्या कल स्नान शंकराचार्य जी करेंगे। बात यह है कि हम मौनी अमावस्या का स्नान कर ही नहीं पाए, तो अभी तो हम मौनी अमावस्या करके वापस अपने शिविर में गए ही नहीं हैं, तो अगले स्नान की कहाँ से बात आएगी। अभी तो मौनी स्नान की बात है, अभी तो हम उसी के लिए निकले हुए हैं। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है यहाँ पर, संत समाज अब जिस तरह से बटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें भी एक बात पर सब सहमत है कि जिस तरह का व्यवहार हुआ वो ठीक नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था।
बेशक शंकराचार्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं या उनकी जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, टिप्पणियां होती हैं, उन पर सवाल है, लेकिन इन सब के बीच भी व्यवहार को लेकर लोगों के मन में सवाल जरूर है और संत समाज के भीतर भी ये सवाल है। इन सब के बीच जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से इसमें लिए अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं और समाजवादी पार्टी इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी के रूप में कैसे उभर रही है जरा वो भी देखिए, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरह से अखिलेश यादव ने एकदम से फोन कर दिया शंकराचार्य को, लगातार उनके लिए बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की ये राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या हासिल होगा, ये अपने आप में सवाल है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सनातन की ध्वजवाहक है। अब सनातन पर वो बात कर रहे हैं जिनके अब्बा हुजूर ने जो है निर्दोष कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी और जो आज जिन स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हैं उनको जिन्होंने लाठियों से पिटवाया था। पुलिस ने प्रदेश सरकार के कहने पर शंकराचार्य का अपमान करने का काम किया और काल नैमिष्ठ तो वो था जो वेश बदल करके राम 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 कर रहा था। तो ये जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कपड़े पहनते हैं उसी कपड़ों के वेश में रावण ने सीता का अपहरण भी करने का काम किया था। अब देखिए इस पूरे मामले के दो तकनीकी पहलू हैं। एक तो जो शंकराचार्य की उनकी पदवी, उनके पद को लेकर सवाल है, वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, और दूसरा ये कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या जिसके बाद ये दोनों टकराव की स्थिति में आ गए। तो देखिए मेला प्राधिकरण इस बात का हवाला दे रहा है कि शंकराचार्य जो बातें कर रहे हैं उसे लेकर उनके पास अनुमति नहीं थी। माघ मेले में इस तरह से बग्घी के साथ जाने की इजाजत नहीं थी। शंकराचार्य मेला प्राधिकरण के आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे विषय पर माघ मेले में क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं स्नान, ध्यान, पूजा पाठ के लिए, लोग भी इस पूरे विषय पर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी ने वहां आए लोगों से बात की। बात करेंगे, तमाम साधु संत यहाँ आपको दिखाई देंगे, अलग अलग अखाड़ों, अलग अलग परंपराओं के हैं, निर्मोही हैं, साधु हैं, संत हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और नागा परंपरा के भी लोग हैं। इनसे ही बातचीत शुरू करेंगे, समझेंगे क्या इनका कहना है, क्या इस पूरे मुद्दे पर इनकी राय है। महाराज जी आप बताइए, जो घटनाक्रम घटा है, गौ सेवा गौ रक्षा की बात आप करते हैं, क्या उस पर कहेंगे? वैसे उनका कहना अच्छा है, हमारी गौ माता की रक्षा होना चाहिए। अगर हमारी गौ माता नहीं रहेगी जिस दिन इस देश में तो हम लोग गौ माता के अलावा जो घटनाक्रम घटा शंकराचार्य के संग, उस पर वो गलत किया क्योंकि बिगैर परमिशन के कोई काज को नहीं करना चाहिए। मर्यादा को उल्लंघन करना धर्म से विपरीत है। क्या कहना है शंकराचार्य जी ने जो किया उसके ऊपर आपका क्या कहना है? विवाद चल रहा है। शंकराचार्य जी अच्छा ही किए। उनके मौनी अमावस्या या साधु संतों का अखाड़ा है, साधु संतों के लिए है। उनको अपने समय अनुसार वो स्नान करने के लिए गए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कोई बात विवाद ना हो, हम इनको स्नान ठीक से कराएं। पैसा पा गए। किसको कह रहे हैं आप पैसा पा गए? सन्यासी जो हैं, शंकराचार्य की बात। हाँ, इनके बात कर रहे हैं। पैसा सन्यासी है, रुपए पैसे कुछ यार घूस में ऐसा सब बिक जाता है। साधु सन्यासी क्या लगाए बैठे हो, गलत किया है। 16वां ना गलत किया है, गलत किया। हाँ 16वां सन्यासियों ने गलत कह रहे हैं, गलत किया, आप कह रहे हैं सही किया। किसकी बात सुनी जाए बताइए? अब यहाँ निर्णय तो हर आदमी अपनी अपनी मति से अलग सोचता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उन्होंने घोष लिया होगा। ये आपका क्या मत है? ये बड़ा पद है, सम्मानीय पद है, सालों हजारों साल से इसकी परंपरा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है इसमें सभी को गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है और सभी को करना चाहिए। अगर शंकराचार्य जी ने स्नान करने आए वो फर्जी हैं या सही है गलत है उसको हम नहीं जानते हैं, पर इतना जानते हैं ये संतों का मेला है और संतों को कोई भी किसी प्रकार का संत हो उसको गंगा स्नान करने का कोई रोक नहीं सकता है। अगर शंकराचार्य जी ने प्रशासन को सूचना नहीं दिया और शाही स्नान करने के लिए अपने मन से निकले तो उनके साथ जो घटना हुई है वो घटना सही हुई है, पर होना नहीं चाहिए क्योंकि संत साधु समाज का मेला ही है। स्नान की बात तो हम लोग तमाम कर रहे हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। अखिलेश यादव भी बात कर रहे हैं, अजय राय जी भी कांग्रेस के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के मिलने आए। राजनीति अजय राय हो, चाहे अखिलेश राय हो, चाहे कोई भी राय हो, ये समाजवादी और कांग्रेस के बिकाऊ शंकराचार्य हैं। जो वो कहते हैं वो करते हैं। हर वर्ष हर उसमें टिप्पणी करना, विकास पे रोड़ा फैलाना, ये शंकराचार्य का धर्म नहीं है। गऊ के नाम पे ये रोड भाग रहे हैं। ये देखिए कितने लाख गाय ये रखे हैं।
50 अरब के आदमी हैं इनके गुरुजी। 50 अरब, कौन ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है जो स्वरूपानंद शंकराचार्य जी के मत्था टेकने नहीं जाता था। ये अब एक साधु संत के ऊपर ये आर्थिक आरोप शंकराचार्य के ऊपर, इसलिए वो भगवान स्वरूप थे, इनके गुरु वो भगवान स्वरूप थे, तब तो पूरा राष्ट्रपति शंकराचार्य सब जाते थे। उस समय इनकी सरकार 70 वर्ष से इनकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार के राज्य में इन्होंने जो चाहा वो किया। पर आज हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है और सनातन धर्म की गवर्नमेंट है और साधु ही यहाँ का मुख्यमंत्री है। अगर किसी साधु संत के प्रति, ये गोरक्षक पीठाधीश्वर के प्रति गलत बोला जाएगा तो हम भी बोलेंगे। एक बात जो समझ में आ रही है, शंकराचार्य का समर्थन ये भी कर रहे हैं, शंकराचार्य का समर्थन ये भी कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री को कही गई बात है, योगी आदित्यनाथ के लिए कही गई बात है, इससे आप लोग को नाराजगी है। आप समर्थन तो कर रहे हैं, नाराजगी? देखिए, हम सारे साधु संत समाज को, हम साधु संत समाज के लिए योगी सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और उनका प्रशासन भी खूब सेवा कर रहा है। और जो ये गलत हुआ की श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज की, श्री नरेंद्र मोदी की, जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा महाराज की। अच्छा महाराज जी, ये बातें तो तमाम हम लोग कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि आप एक भजन भी कह रहे थे, उनके बारे में, उनकी विचारों को लेके आप कुछ भजन सुना रहे? अरे सबका ये जग मा नचाए हो बड़ी माया नटिनिया, सबका ये जग मा नचाए हो बड़ी माया नटिनिया, सुर भी मोहे भूसुर भी मोहे, सुर भी मोहे भूसुर भी मोहे, अरे औरन की कौन चलाए हो बड़ी माया नटिनिया, सबका शंकराचार्य नचाए हो बड़ी माया नटिनिया, ज्ञानी भी मोहे विज्ञानी भी मोहे, ज्ञानी भी मोहे विज्ञानी भी मोहे, अरे ध्यानी के आसन हिलाए हो बड़ी माया नटिनिया। ये लबोलुआब है, ये चर्चा है, धर्म संसद है, जहां पर जो बयान दिया गया है शंकराचार्य की तरफ से उसकी खिलाफत है, उनके पद का सम्मान है, लेकिन जो घटनाक्रम उनके आचरण से घटा उसको लेकर साधु संत बात कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये साधु संत नागा हैं, वैरागी हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, और ये त्यागी सन्यासी यहाँ पर इकट्ठे हैं धर्म संसद करने के लिए। धर्म संसद के बीच में ये एनडीटीवी से हुई बातचीत है और अब तक हमने माघ मेले प्रयागराज से पहुंचाई है। जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया, प्रयागराज। और इस बीच धर्मांतरण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान उन्होंने क्या कहा कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। ये बयान योगी आदित्यनाथ ने जो सोनीपत की सभा थी, जहां पर हमने आपको सुनाया कि कैसे कालनेमी शब्द तक का वो जिक्र कर चुके हैं अपने भाषण में। जो माघ मेले में शंकराचार्य का विवाद जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली क्या उस पर भी इशारा था, ये सवाल है। तो इस बीच एक बार फिर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि लव जिहाद के नाम पर बेटियों के साथ जो साजिश हो रही है उसे हम बख्शेंगे नहीं। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए,
समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। किस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे, जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको। और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। सनातन पर संग्राम छिड़ गया है और इसमें जितना बीजेपी बोल रही है उतना ही समाजवादी पार्टी भी। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सनातन का अपमान हो रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि समाजवादी पार्टी किस हक से सनातन की बात करती है। पुलिस प्रशासन ने पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि पूरे जो रास्ता है वो ये वही रास्ता है जिस रास्ते से कल यहाँ बसंत पंचमी का जो है उत्सव मनाया जाएगा। और वहीं पर जो है 1 से 3 के बीच में जो 2003 के आदेश अनुसार जो है यहाँ पे नमाज भी अदा की जाएगी, जिसको लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। ये विवादित क्षेत्र के 300 मीटर की परिधि में नो फ्लाइंग जोन भी जो है घोषित किया गया है। बसंत पंचमी के दिन पूजन सामग्री, अक्षत और फूल के अलावा अन्य कोई भी वस्तु अनुमति के अंदर ले जाने की नहीं है, इस पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर भी जो है के माध्यम से भड़काऊ भाषण, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री पर रोक है। जो इस पे जो है काफी पैनी नजर रखी गई है सुरक्षा व्यवस्था की नजर। मध्य प्रदेश के शहर धार की जबरदस्त किलेबंदी कर दी गई है। वजह है भोजशाला कमाल मौला मस्जिद का ये परिसर। तेईस फरवरी को यहाँ पूरे दिन बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा का आयोजन भी होगा और दोपहर के वक्त नमाज भी पढ़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यहाँ सरस्वती पूजा भी होगी और नमाज भी। सबसे बड़ी अदालत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और प्रशासन की मदद करने को कहा है। दरअसल हिंदू पक्ष चाहता था कि बसंत पंचमी के दिन नमाज रोक दी जाए, लेकिन कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि पूजा और नमाज दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी अब हिंदू पक्ष इस परिसर में पूरे दिन पूजा करेगा और मुस्लिम पक्ष दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को इसके लिए अलग अलग जगह दी जाए। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला कमाल मौला मस्जिद, जिसमें बसंत पंचमी और जुमे की नमाज को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस प्रशासन ने पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि पूरे जो रास्ता है वो ये वही रास्ता है जिस रास्ते से कल यहाँ बसंत पंचमी का जो है उत्सव मनाया जाएगा। और वहीं पर जो है 1 से 3 के बीच में जो 2003 के आदेश अनुसार जो है यहाँ पे नमाज भी अदा की जाएगी, जिसको लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। हिंदू संगठनों का आह्वान है, उनकी मांग है कि यहाँ पर जो है निर्विघ्न और जो है हवन पूजन और कंटिन्यू चलता रहे। और वही मुस्लिम समाज का भी कहना है कि आदेश अनुसार उनको संवैधानिक अधिकार है, जिसके तहत उनको जो है 1 से 3 के दौरान यहाँ पर नमाज अदा करवाई जाए। हर एक की नजर बनी हुई है कि अब क्या होगा। कल बसंत पंचमी है और उसको लेकर के व्यापक तैयारी हमने आपको दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभव हो तो पूजा और नमाज के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग रखे जाएं, लेकिन प्रशासन ने बताया कि एक ही दरवाजा होने के चलते ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस बीच धार में पुलिस लगातार गश्त और फ्लैग मार्च कर रही है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन ने बसंत पंचमी के दिन भोजशाला परिसर क्षेत्र में 300 मीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन घोषित किया है, यानी इस दौरान ड्रोन या दूसरी उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही भोजशाला में प्रवेश करने वाले लोग पूजन सामग्री, अक्षत और फूल के अलावा कोई दूसरी चीज लेकर अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। जिले में कुल 6461 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इनमें 933 महिलाएं हैं। 1,500 से 2,000 अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने की भी संभावना है। तो बसंत पंचमी के दिन अब क्या व्यवस्था रहेगी धार के भोजशाला परिसर में, इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। पूजा भी होगी, नमाज भी होगी, समय सीमा उसके लिए रखी गई है। लेकिन संक्षेप में आपको बताते हैं विवाद क्या है ये पूरा। दरअसल मध्य प्रदेश की धार में ये विवादित इमारत है जिसे हिंदू समाज भोजशाला सरस्वती मंदिर और मुस्लिम समाज कमाल मौला मस्जिद बताता है। 2003 में पुरातत्व विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें हिंदू समाज को मंगलवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जबकि मुस्लिम समाज को शुक्रवार के दिन 1 बजे से 3 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी गई थी।
इसके अलावा साल में एक बार आने वाली बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को परिसर में प्रवेश की इजाजत मिली थी। मामला तब गंभीर हो जाता है जब बसंत पंचमी शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन आती है। इस बार ऐसा ही हुआ है। इसके पहले 2006 में, 2013 में और 2016 में भी ऐसा हुआ था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मद्देनजर कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। बच्चे पैदा करने को लेकर जारी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले इसको लेकर नवनीत राणा और ओवैसी के बीच वार पलटवार हुआ था। 3 दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान दिया और अब वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कह दिया है कि 1 और 2 से काम नहीं चलेगा, बल्कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। कुटुंब अच्छा रहे, बच्चे 1-2 से चलेगा नहीं, कम से कम 3 बच्चे हिंदू परिवार में हों। बहुत बार हम इस पर बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे पे, चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो। कौन बोल रहे हैं? कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, इसको लेकर बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक ऐसे बयान आए हैं जिसको लेकर घमासान मचा है। सबसे पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने बच्चों को लेकर बयान दिया। फिर ओवैसी के बयान पर सवाल उठे। बहस चल ही रही थी कि पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने 30-30 बच्चों वाला बयान दे दिया। अब विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस पर बयान दिया है। बुधवार को प्रयागराज के माघ मेले में आयोजित विराट संत सम्मेलन के बाद आलोक कुमार ने 3 बच्चों वाली बातें दोहराई। उन्होंने फिर कहा कि अब 1-2 बच्चों से काम नहीं चलने वाला, इसलिए हिंदू परिवारों में कम से कम 3 बच्चे जरूरी हैं। होने के कारण आज संतों ने परिवार के बारे में बात की। कुटुंब अच्छा रहे, बच्चे 1-2 से चलेगा नहीं, कम से कम 3 बच्चे हिंदू परिवार में हों। विवाह की उम्र में हो, परिवार को हम संस्कारित करें, ये विषय हुआ। ऐसा नहीं है कि आलोक कुमार ने 3 बच्चों वाला बयान पहली बार दिया हो। इस तरह की बयानबाजी वो लगातार करते रहे हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान मचता है और सवाल भी उठते रहे हैं। पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। वो यूपी के बांदा में थे, जहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि सरकार कहती है कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? जाहिर है चच्चे के जरिए उनका निशाना एक खास समुदाय पर था। बहुत बार हम इस पर बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे पे, चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। अब हमारी शादी हुई नहीं, वरना प्लानिंग भी बताते हैं। इससे पहले बच्चे पैदा करने को लेकर नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी के बीच आर पार हो चुका है। बच्चे पैदा करने को लेकर पिछले दिनों नवनीत राणा और ओवैसी ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते हैं। कि मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो। कौन बोल रहे हैं? नवनीत राणा 4-4 बच्चों के पैदा करने के पीछे देश प्रेम की बातें कर रही है, तो ओवैसी ने बच्चों के पैदा करने को लेकर सीधा कह दिया कि मैंने 6 किया, आप भी करो। बहरहाल इसको लेकर लगातार बयानबाजी होती रहती है और लगातार सवाल भी उठते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आगे देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ NDTV ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल की एक्सक्लूसिव बातचीत।
एनडीटीवी के डावोस स्टूडियोज में हैं और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि आए हैं इन्वेस्टमेंट बटोरने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन कुछ ही हफ्तों में इनके राज्य में एक बहुत अहम स्टेट इलेक्शन भी होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चीफ मिनिस्टर साहब। यूजुअली लोग इलेक्शन से ठीक पहले अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में जाके वोट्स इकट्ठा करते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा लगता है कि गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। चुनाव का समय भी होते हैं, लेकिन जब तक हम लोग ऑफिस में होता हो स्टेट को भी समय देना चाहिए। सो इलेक्शन का दृष्टि से देखे तो दिस 3 days इज वेस्टेड, बट स्टेट के लिए अच्छा है। जैसे 36 की लड़ाई है आपके फॉर्मर बॉस के बेटे गौरव गोगोई से, आपने जी जान लगा दी उनको लोकसभा इलेक्शन में हराने के लिए, वो जीत के आ गए। आपको लग रहा है कि पहले से अब में थोड़ा सुधार आ गया है, मैच्योरिटी आ गई, ज्यादा सीरियस हो गए अपने काम को लेके? आपको शायद कोई गलतफहमी हुआ है। असम हैज रजिस्टर्ड द सबसे बड़ा विक्टोरी लोकसभा में बीजेपी को असम से ही मिला। नहीं, मैं उनकी सीट की बात कर रहा हूं। देखिए, आप 126 सीट में अगर मैं 125 में जीतूं और आप एक सीट का बात करके इफ यू ट्राई टू डिमीन मी, वो तो नहीं होते हैं। तो असम हैज गॉट हाईएस्ट एवर विक्टोरी। हम 14 सीट में 11 सीट मिले। अगर कहीं में एक बंदा जीता भी है, जीतना सही है। विदाउट ऑपोजिशन हाउ यू कैन रन ए स्टेट। तो अगर आप अभी मोदी जी का सामने जाके बिहार में अच्छा बड़ा विक्ट्री हुआ और फिर जाके नीतीश कुमार का सामने आप पूछे तेजस्वी तो जीत गए, डू यू थिंक दैट यू आर फेयर? इतना सिंपल नहीं है। ये बहुत सिंपल बातें हैं। आपके और गौरव गोगोई के बीच में इस वक्त 36 का आंकड़ा, योर डैगर्स ड्रॉन, तलवारें निकली हुई नहीं है। आई थिंक आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट and I know that I cannot fight with a citizen of a state. So मेरा किसी का साथ, एक सिटीजन है, मेंबर पार्लियामेंट है, मैं उनका साथ क्यों 36 का आंकड़ा वगैरह ये मैं क्यों ये वोट? क्योंकि यूजुअली इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि नेता एक दूसरे की पर्सनल लाइफ, फैमिली, वाइफ से अटैक करने से दूर रहते, लेकिन आपने उनकी वाइफ के पाक कनेक्शंस को आपने अटैक किया। वो तो जो जेन्युइन है वो तो करना ही पड़ेगा ना। पाक इज ए एनिमी कंट्री। If you would have been linked to some industry, I would not have raised. If you would have linked to some capitalist person in country, I would not have raised. He would have been linked to some criminal in the country, I would not have raised. Criminal भी raise नहीं करते? Raise नहीं करता, चलो people would have been taken care of. But जब एक enemy country का साथ आपका लिंक होते हैं, and if I do not raise it, and if I do not forward it to the government of India, I as a chief minister, I'll be actually doing disservice to the constitution of India, to the security of the country. Because Pak is a hostile neighbor. हमारे एनिमी कंट्री है। वो हिट बैक करते हैं करप्शन के आर्चीज लगा के। आप बोलो ना, मेरा करप्शन है, आपका करप्शन है, आप लोक आयुक्त में चला जाओ, कोर्ट में चला जाओ, पीपुल्स कोर्ट में चला जाओ, but link with Pakistan cannot be equated with your corruption surge. That is a complete two different aspect. Corruption charge भी मैं आपका ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं भी लगा सकता है, but it has to be proved. And corruption charge का ऊपर people can decide कि ठीक है इस बार मैं उनको हटा दूंगा, उनको जिता दूंगा. But link, I mean ये क्या है? अभी जो आपने जैसे धुरंधर देखा, अगर आपने कोई जासूस को पकड़ा और आपका नॉलेज में है, will you not expose it or will you not bring it to the notice of government of India? It is your job. ये लड़ाई है कि आसाम का धुरंधर कौन बनेगा। और ये बात देखिए, मेरा तो बात यही है कि देयर आर सो मेनी कांग्रेस पीपल एंड मे बी आई ऑल्सो फाइट विथ राहुल गांधी, आई विल फाइट विथ एवरीबॉडी, बट दीज आर पॉलिटिकल थिंग्स. बट व्हेन समथिंग इन्वॉल्व विथ नेशनल सिक्योरिटी, देन यू डू नॉट डू डिबेट ऑन दैट, यू एक्ट ऑन दैट. इस इलेक्शन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी फैमिली का कोई मेंबर पहली दफा इलेक्शन कमेटी को हेड कर रहा है। प्रियंका गांधी आ रही है, उससे लग रहा है कि वहां पे डबल इंजन बन गया है गौरव और प्रियंका का। दुनिया का जो सबसे फ्लॉप फैमिली है वही गांधी फैमिली है। तो कोई ये फैमिली बड़ा फैमिली है क्या? उनका क्या सक्सेस क्या है? आप जैसे एम्फेसिस किया गांधी फैमिली, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप शर्मा फैमिली का बात करो। हाँ। मेरा तो लगता है मेरा फैमिली इज बेटर देन देम। वो कैसे? किस लिए? हम लोग स्ट्रगल करके बड़ा हुआ हूं।
वो तो नहीं, पर आपने मेरे सवाल को डॉज कर दिया। मैं डॉज ने क्या, मैं बोला कि असम में कांग्रेस का इलेक्शन कमिटी चलाएगी। हाउ डू यू सी दैट? मैं इतना ही आपको बोलता हूं कि एक अगर फ्लॉप आते हैं व्हिच इज अ कंप्लीटली अ फैमिली बाय ऑल स्टैंडर्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेसफुल फैमिली। कोई आपका स्टेट में आते हैं, कैंपेन करते हैं, उसको आप कॉग्नाइजेंस भी लेना नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि वो तो केरला की एमपी हैं और आ रही हैं आसाम में। मेरा लगता है राहुल डजंट वांट हर इन केरला। कैसे भाई? वो मतलब आई स्टेड इन कांग्रेस फॉर 22 years, so I have also certain kind of inner information. I think Rahul do not want to disturb KC Venugopal and his axis, and Priyanka is an outsider to that axis, so that is why she has been transferred to Assam. अब आप ऐसी भाई बहन की लड़ाई कर रहे हैं। वो तो सब जानते हैं। नहीं तो एक व्यक्ति MP from Kerala and she has not been assigned responsibility in Kerala, so how you will interpret? आप तो इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन लगा रहा है हर इशू में। Why not you interpret this? पर ऐसे तो अलग अलग स्टेट से लोग तो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। When your own state is in election mode, जैसे आज मेरा असम में इलेक्शन है, and if today the party give me in charge of Tamil Nadu, that means you can easily come to a conclusion that I am not chief ministerial face for the next Assam assembly election. No, but she was never chief ministerial face. I'm just giving you example. When one of my MP, Assam में BJP का 16 MP है, if any MP is given responsibility in Bengal, you can conclude that the presence of this person is not warranted in Assam, so he has been shifted. When the winner MP, the MP from Kerala is not assigned responsibility in Kerala and sent to Assam, you can easily imagine that party doesn't want her in Kerala. आप लड़ाई कराने में लगे। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, कोई लड़ाई करवा सकता है क्या NDTV में इंटरव्यू देके? जो लड़ाई अगर होगा तो होगा। आपको लग रहा है लड़ाई वहां पे? I mean, लड़ाई तो है, वो तो मैं जानता हूँ। आई एम ऑल्सो विक्टिम। आप ऐसे सब पतंग छोड़ के जा रहे हो। अच्छा आसमान है, कुछ भी पतंग छोड़ रहे हो। मैं खुद वो लड़ाई का विक्टिम हूँ। भाई बहन की लड़ाई का? भाई बहन का लड़ाई का मैं भी विक्टिम हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू रिवील दैट मच। बट ये लड़ाई है, ये केरला से जो उनको असम में भेजा गया, आई थिंक द लड़ाई इज गेटिंग एम्पलीफाइड नाउ। जितना है उससे ज्यादा जोर पकड़ रहा है। एक वनरेबिलिटी आसाम में ये चिकन स्नैक को लेके है। और अभी जो बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप हो गए, वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। हमने IPL टीम में उनके प्लेयर को मना कर दिया। आपके लिए क्या जियोग्राफिक इम्प्लीकेशंस हैं? देखिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एज यू नो दैट वी हैव टेम अल्फा एंड एक्सट्रीमिज्म इन असम बिकॉज ऑफ द हेल्प वी रिसीव फ्रॉम द देन बांग्लादेशी regime. Assam and Northeast would not have been peaceful without Sheikh Hasina. That's the reality. Now जब बांग्लादेश में regime change होता है, hostility आते हैं towards India, खतरा आते हैं क्या militants का दोबारा बेस बनेगा कि बांग्लादेश? अगर वो बनता है, because we share 800 kilometers of border, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा आते हैं। So we are closely watching the development, whether militants are changing bases to Bangladesh. तो हो क्या रहा है? Recently, there are certain visits has taken place between the top commander of Alpha, other जो छोटे छोटे हमारा नॉर्थ ईस्ट का extremist groups है, militants है, those who are not in the ceasefire, they have traveled, they have their presence has been noticed in the soil of Bangladesh. चलिए, मजा आएगा। दावोस खत्म करते हैं, फिर आसाम। बहुत बहुत चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।